अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुबात, जिसे हम न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट (NDT) भी कहते हैं। इसका हम दोनों पोर्शन देखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी एंड प्रैक्टिकल भी। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि इस अप्रोच के हैं उनको देखेंगे। देन इसका थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि बाकी जो अप्रोचेस हैं जैसे रोड्स अप्रोच है, बर्नस्टॉर्म है, PNF है, उससे कैसे ये अप्रोच डिफ़र करती है। इसको न्यूरो रिहैब में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देन इसकी अप्रोच की कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं उनको देखेंगे, और पेशेंट की किस तरीके से असेसमेंट की जाती है NDT के पेशेंट में। फिर हम जो है वो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट जो होता है उसको एज अ मॉडल कंसीडर करके उसके ऊपर देखेंगे कि किस तरह ये अप्रोच इम्प्लीमेंट की जाएगी, एंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। देन लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिकल के हवाले से कि किस तरह पोजीशनिंग की जाती है न्यूरो पेशेंट की, किस तरह नॉर्मल मूवमेंट की फैसिलिटेशन की जाती है, पोस्चर कंट्रोल एंड बैलेंस किस तरह से बेहतर किया जाता है, एंड बुबात अप्रोच पीड्स के ऊपर किस तरह अप्लाई होती है बच्चों के ऊपर, उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्रिहेंसिव दुआ मैं ये शेयर करना चाहूँगी। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत। या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे मौत से पहले। एज़ वी ऑल नो के जो भी अगर मौत के बाद गुनाह होंगे तो उनको बख्शवाने के लिए, उनको नलिफाई कराने के लिए पहले दोज़ख में जाना पड़ेगा और वहाँ पे फिर अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो भी किसी मुसलमान के ऊपर गुनाह बाकी रह गए हैं। क्योंकि अगर मुसलमान के दिल में ईमान होगा तो रत्ती बराबर भी ईमान है तो उसको वापस जन्नत में आना है, लेकिन पहले उसको दोज़ख में जाना पड़ेगा अपने गुनाहों की बख्शिश कराने के लिए, अगर मौत से पहले उसने अपने तमाम गुनाहों को माफ़ नहीं करवाया। तो दोज़ख में जब जाना पड़ेगा तो दोज़ख बहुत ही टफ़ जगह है। उसकी दोज़ख के बारे में आता है कि सबसे छोटी जो सज़ा है दोज़ख में वो ये है कि ऐसे जूते पहनाए जाएंगे कि जो इतने गर्म होंगे जो कि सर हमारा जो होगा ब्रेन वो बॉयल करने लग जाएगा। यानी कि जो टेम्परेचर होगा उन जूतों का वो इतना ज़्यादा होगा कि हमारा ब्रेन बॉयल कर रहा होगा। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी सख्त वो सज़ा होगी। तो हमें चाहिए कि हम मौत से पहले अपने तमाम गुनाहों की हर वक्त अपने गुनाहों की तौबा करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी भी वक्त हमारी मौत आ सकती है। तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे मौत से पहले। फिर है वरहमना इंदल मौत, मौत के वक्त हम पर रहम फरमा। मौत का जो आलम होता है जब जान निकाली जा रही होती है तो हमें पता है कि दो तरीके से जान निकलती है, एक अच्छे तरीके से और एक बुरे तरीके से। जो गुनहगार होगा उसकी जान बहुत ही तकलीफ़ दे तरीके से निकाली जाएगी, क्योंकि उसकी जो रूह होगी वो जिस्म के अंदर छुपती फिर रही होगी, वो नहीं जाना चाह रही होगी। तो एग्ज़ाम्पल आती है हदीस में कि ऐसे जान निकाली जाएगी जैसे एक कपड़ा है वो फंस गया है झाड़ियों में, तो उसको जैसे खींचा जाता है तो वो सारा फट जाता है। तो इस तरीके से एक काफिर की, एक गुनहगार की जान निकलेगी मौत के वक्त। जबकि इसके ऑपोजिट जो मोमिन होगा उसकी इतनी ही पुरसकून तरीके से जान निकाल दी जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेडी होगा जाने के लिए। उसको तो पता होगा कि हर वक्त वो रेडी होगा कि किसी भी वक्त मौत आ सकती है। तो उसकी इतनी आराम से जान निकाल ली जाएगी कि उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वरहमना इंदल मौत, मौत के वक्त हमारे ऊपर रहम फरमाना, हमारी जान आराम से निकल जाए। वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत, और मौत के बाद हमें अज़ाब ना देना, क्योंकि मौत के बाद से ही जब वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि इंसान जैसा होगा वैसे उसको सज़ा या जज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह मौत के बाद जो हमारी कब्र हो वो जन्नत का बाग बन जाए, क्योंकि जो मोमिन होगा उसकी जन्नत कैसी हो, उसकी कब्र कैसी होगी कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। उसको जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, उसको खुशबू आएगी जन्नत की, और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया जाएगा कब्र के अंदर। लेकिन इसके ऑपोजिट जो गुनहगार होगा उसकी जो कब्र होगी वो दोज़ख का एक गड्ढा बना दी जाएगी और उसको बहुत अज़ाब मिलेगा। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मौत के बाद हमें किसी किस्म का कोई अज़ाब ना मिले, हमारे लिए सारे मामलात मौत के बाद आसान हो जाएं। वला तुहासिबना यौमल क़ियामा, और यौम क़ियामत के दिन
क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब ना लेना, क्योंकि वी नो कि 70,000 ऐसे लोग होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जिनका अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेगा, बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम उन लोगों में शामिल हो जाएं, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएं कि हमारा हिसाब ही ना लिया जाए, क्योंकि वो ऐसा हिसाब किताब का दिन होगा। अगर हम नॉर्मली दुनिया में सोचें, हम किसी टीचर को वाइवा देते वक्त इतना डर रहे होते हैं, या एक्सटर्नल तो दूर की बात है, हमारे अपने जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं हम उनसे मतलब हमें परेशानी हो रही होती है, तो कहाँ अल्लाह ताला के जब वो हमसे सवाल जवाब करेगा। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे कोई सवाल जवाब करे ना, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। तो हम जो है वो दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारा हिसाब ना ले हमारे लिए, बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह हमें जन्नत में जगह दे दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करने पे भी क़ादिर है, अल्लाह हमारे ऊपर से अज़ाब हटाने पे भी क़ादिर है। तो हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए जो कि हमें इस दुआ के काबिल बना दे, और हमारी दुआ अल्लाह कबूल फ़रमा ले। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, इसको याद कर लें और सजदों में कसरत से गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें। आगे चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस अप्रोच की कुछ छोटी सी हिस्ट्री कि इसको किसने डेवलप किया था। तो हमारे पास डॉक्टर बर्ता बोबात एंड डॉक्टर कार्ल बोबात जो है वो हस्बैंड वाइफ थे। उन दोनों ने ये अप्रोच 1940s में डेवलप की थी, और पहली बार ये अप्रोच सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट के ऊपर जो है वो डेवलप की गई थी। अब इन्होंने जब ये डेवलप किया तो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट ये था, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि हम ऐसी अप्रोच डिज़ाइन करने लगे हैं जो कि पेशेंट सेंटर्ड होगी। यानी कि एक पेशेंट है उसके मुताबिक बनाया जाएगा, देखा जाएगा कि पेशेंट को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी नॉर्मल लाइफ में, उसकी जो है वो मूवमेंट पैटर्न कैसा है, उसका मोटर कंट्रोल कैसा है। तो बेसिकली ये अप्रोच एम्फेसाइज़ करती है पेशेंट सेंटर्ड है, पेशेंट के मुताबिक बनाई जाती है। और किस लिए बनाई जाती है, ताकि जो मूवमेंट्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, नॉर्मल मूवमेंट्स अचीव की जाए, मोटर कंट्रोल पेशेंट का अच्छा हो बाय डिफरेंट टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के, तो जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, और इनका गोल भी यही था कि उन्होंने ऐसे पेशेंट को मतलब ट्रीट किया, पेशेंट को सिखाया कि आप अपना जो अनअफेक्टेड लिम्ब है उसको यूज़ करें, ताकि जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है उसको जो है वो बेहतर किया जा सके और नॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल परफॉर्मेंस अचीव की जा सके। इस अप्रोच के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है नॉर्मलाइजिंग मूवमेंट पैटर्न्स, यानी कि अब एक पेशेंट है, उसमें क्या होगा, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, किसी पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है, तो ब्रेन इंजरी के बाद क्या होता है कि पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ जाती हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि एबनॉर्मल आने लग जाते हैं। तो इस अप्रोच का मेन प्रिंसिपल क्या है, फोकस किस पे होगा कि वो जो अबनॉर्मल चीज़ें आ रही हैं उनको रिड्यूस किया जा सके और ब्रेन को रीट्रेन किया जा सके, ब्रेन को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ, गाइड की जाएँ जो कि उसको नॉर्मल पैटर्न बताएं, नॉर्मल पैटर्न सिखाएं। फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन प्रिंसिपल है इसमें। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट हो सके, नॉर्मल मूवमेंट फैसिलिटेट हो सके बाय यूजिंग डिफरेंट फैसिलिटेशन टेक्निक्स। अगर पेशेंट के मसल्स बहुत वीक हैं तो उनको एक्टिवेट किया जाएगा ताकि मूवमेंट परफॉर्म की जा सके, या अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट के मसल्स स्टिफ हैं, स्पेस्टिक हैं, अब नॉर्मल रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं तो उनको इनहिबिट किया जाएगा ताकि नॉर्मल मूवमेंट आ सके। तो फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इस अप्रोच के अंदर। थर्ड इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिक, जैसे कि हमें पता है प्लास्टिक क्या होती है, मोल्ड हो जाती है, जिस भी हम फॉर्म में उसको करना चाहें वो हो जाती है। तो इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है कि वो अडेप्ट हो जाता है जैसे ही उसको चीज़ें सिखाई जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एक हाथ टूट गया है तो अब वो नहीं लिख पाएगा उस हाथ से, नॉर्मली वो इसी हाथ से लिख रहा था, तो अब क्या होगा, उसका दूसरे हाथ से सिखाया जाएगा उसको लिखना। तो क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह कंपनसेट कर लेता है। तो
जो हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें यही हम करेंगे, प्रिंसिपल में वो यही बताता है कि हम जो है पेशेंट को ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाएंगे, ऐसे फंक्शनल टास्क रिपीट करेंगे ताकि उसका जो डैमेज हुआ है ब्रेन में वो कंपनसेट हो सके, ब्रेन अडेप्ट कर सके और उसकी रिकवरी बेहतर हो सके, और जो है वो न्यूरल कनेक्शंस ऐसे बने ब्रेन के अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट से मिमिक करते हैं और नॉर्मल मूवमेंट्स आ जाएं। तो हम बार बार रिपीट करेंगे फंक्शनल टास्क को। पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस, इसका ये जो अप्रोच है, बोबात अप्रोच, ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है पोस्चर के ऊपर, बैलेंस के ऊपर। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि सेंट्रल टू बोबात इज़ एनहांसिंग पोस्चरल कंट्रोल। इसमें पोस्चरल कंट्रोल बेहतर किया जाता है पेशेंट का, उसका बैलेंस स्टेबल किया जाता है, बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, एंड जो है वो ताकि पेशेंट अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके। अगर पेशेंट का पोस्चर ही सही नहीं होगा तो अपनी वो मूवमेंट्स भी अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो ये जो अप्रोच है बोबात, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि पेशेंट नॉर्मल मूवमेंट करे, दूसरी चीज़ ये कि उसका पोस्चर कंट्रोल और बैलेंस अच्छा हो। तो ये 4 प्रिंसिपल्स भी यही हैं, समझ लें 4 प्रिंसिपल्स का कंक्लूजन है कि मूवमेंट अच्छी हो, नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न आए बाय फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन, और पोस्चरल कंट्रोल और बैलेंस अच्छा हो। देन हम देखते हैं इसका कंपैरिजन कि किस तरीके से ये डिफरेंट अप्रोचेस जो हमारे पास हैं उनसे डिफर करती है। तो पहले अगर हम बात करें रोड्स अप्रोच की, रोड्स अप्रोच में क्या होता है कि सेंसरी मोटर कम्बिनेशन किया जाता है। मसल्स का जो टोन है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो रोड्स अप्रोच क्या है, टोटली पेशेंट डिपेंडेंट है, जो टोटली थेरेपिस्ट डिपेंडेंट है। जो पेशेंट है वो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता है आफ्टर ब्रेन इंजरी, तमाम जो मूवमेंट्स हैं वो कौन करवा रहा होता है, थेरेपिस्ट करा रहा होता है। तो वो जो है हमारे पास रोड अप्रोच वो टोटली पैसिव है, जबकि जो हमारी बोबात अप्रोच है वो है एक्टिव, यानी कि पेशेंट को कराया जाता है, एक्टिवली पेशेंट खुद जो है वो परफॉर्म करता है। एंड देन फिर अगर हम उसको देखें बर्नस्टॉर्म को, तो बर्नस्टॉर्म क्या करता है, बर्नस्टॉर्म में ये चीज़ होती है कि हमारी जो टोन होती है उसको क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, स्पेसिसिटी की तरफ लेके जाया जाता है ताकि जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो जल्दी आ सके। यानी कि जो ब्रेन इंजरी के बाद एबनॉर्मल चीज़ें आ रही होती हैं, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ रही होती हैं पेशेंट में, तो बर्नस्टॉर्म में उन एबनॉर्मल चीज़ों की यूज़ किया जाता है, उन एबनॉर्मल चीज़ों को पर्पसफुल बनाया जाता है, और वो भी जो है वो क्या है, पैसिव अप्रोच है। तो लेकिन ये क्या कहता है, बोबात क्या कहता है कि जो हमारी एबनॉर्मल चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको नॉर्मल की तरफ लाया जाए। बल्कि बर्नस्टॉर्म क्या कहती है कि एबनॉर्मल चीज़ें पैदा कराई जाएँ ताकि जल्दी वॉलेंट्री कंट्रोल आ जाए। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। वो बर्नस्टॉर्म कहती है कि एबनॉर्मल टून पैदा की जाए, जबकि ये कहती है, बोबात कहती है कि एबनॉर्मल टून को ख़त्म किया जाए और नॉर्मल की तरफ लेके आया जाए। तो इस तरीके से ये जो है वो अप्रोचेस डिफ़र करती हैं। और जो बाकी अप्रोचेस हैं वो क्या होती हैं कि किसी एक हैंड पे अप्लाई हो रही होती हैं या एक लिम्ब के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं, लेकिन जो ये बोबात है ये होल बॉडी एंड इन्वायरमेंट को कंसीडर करती है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है कि पेशेंट की तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी की टोन कैसी है, पेशेंट का पोस्चर कैसा है, पेशेंट की जो मूवमेंट्स हैं वो कैसी आ रही हैं। तो इसमें क्या है, फंक्शनल इंटीग्रेशन है, यानी कि एवरीडे टास्क जो पेशेंट कर रहा है उसकी तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, होल बॉडी एंड एनवायरनमेंट को कंसीडर किया जाता है, नॉट जस्ट आइसोलेटेड मसल ग्रुप्स। देन सेकंड चीज़ क्या है कि ये वो बात, जैसे कि हमने बात की कि एक्टिवली पेशेंट को पार्टिसिपेट कराती है, जो थेरेपिस्ट होता है वो नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट खुद उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहा हो, पेशेंट को खुद कहा जाता है, सिखाया जाता है कि आप ऐसे करें। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सिर्फ क्या कर रहा होता है, एक थेरेपिस्ट का इंटरैक्टिव रोल है कि गाइड कर रहा होता है कि ऐसे करें, ऐसे नहीं करें, ये टेक्निक करें, ये ना करें, सिर्फ गाइड या इंटरैक्टिव रोल होता है, पैसिवली वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता। अब अगर हम बात करें कि न्यूरो रिहैब में कैसे ये जो है वो अप्रोच यूज़ होती है, तो इसमें क्या है, जो पेशेंट है उसकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, एडीएल्स हैं, उनको परफॉर्म कराया जाता है ताकि वही टास्क कराए जाएं जो कि डेली लिविंग में उसके लिए मदद करें, उसको हेल्प करें। जो ये अप्रोच है ये टेलर बेस्ड है, यानी कि टेलर मेड है, यानी कि जो भी हमारे पास डिसफंक्शन आ रहा है पेशेंट के अंदर, उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करके ठीक किया जाता है। हर इंडिविजुअल की अलग अप्रोच बनाई जाती है।
एंड इट फॉस्टर्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार जो नॉर्मल फंक्शनल पैटर्न्स होते हैं उनको रिपीट किया जाता है ताकि ब्रेन कंपनसेट करे डैमेज को, और जो मोटर कंट्रोल होती है, मोटर कोऑर्डिनेशन होती है, उसको बेहतर किया जाता है। तो इस अप्रोच का मेन फोकस यही है कि पेशेंट की नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को अचीव किया जाए, नॉर्मल मूवमेंट्स को अचीव किया जाए, पेशेंट को जो कि फेस हो रही हैं उन्हीं के मुताबिक मोटर कंट्रोल, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ये बेहतर किया जाए। अब कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बोबात के अंदर। तो पहली है टेक्निक हमारे पास फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन। थेरेपिस्ट का क्या है, इंटरेक्टिव रोल है। तो थेरेपिस्ट क्या कर रहा होगा, वर्बल गाइडेंस दे रहा होगा, कि इंकरेज कर रहा होगा पेशेंट को कि हाँ हाँ आप ये ठीक मूवमेंट कर रहे हैं, आपने ऐसे ही करना है, या उसको प्रिवेंट कर रहा होगा, कहेगा नहीं ऐसे करना है। तो पेशेंट को थेरेपिस्ट फैसिलिटेट कर रहा होगा और इनहिबिट कर रहा होगा उसकी जो है वो मूवमेंट्स को। सेकंड इज़ हैंड ओवर हैंड गाइडेंस, यानी कि अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा, गलत कर रहे मूवमेंट, तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसके हैंड के ऊपर हैंड रख के बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करें। तो उसकी हैंड प्लेसमेंट की वजह से मैनुअली जब वो पेशेंट जो है वो पेशेंट को कराएगा थेरेपिस्ट, तो एक सेंसरी इनपुट भी जाएगा, तो ये भी फैसिलिटेट करेगा कि मोटर कंट्रोल अच्छा हो और कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। थर्ड इज़ पोस्चरल कंट्रोल एंड अलाइनमेंट। जो पोस्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पेशेंट का पोस्चर अच्छा हो, क्योंकि अगर पोस्चर अच्छा होगा तभी मूवमेंट जो है वो कोई अच्छी की जाएगी, डेवलप की जाएगी। तो पोस्चर कंट्रोल एंड अलाइनमेंट को बेहतर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वेट बेयरिंग। पेशेंट को encourage किया जाता है कि आप जो है वो अपने अफेक्टेड लिम्ब पे भी वेट बेयर करें। ऐसा ना करें कि जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको बिल्कुल ही यूज़ ना करें, वरना वो और मसल एट्रोफी की तरफ चला जाएगा। तो उस मसल को भी उस अफेक्टेड लिम्ब को भी यूज़ किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो और बैलेंस इम्प्रूव हो। देन इज सेंसरी स्टिमुलेशन, कि इसमें क्या होगा कि अगर कोई मसल बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको सेंसरी इनपुट दी जाएगी, टच और स्ट्रेच देके, ताकि जो है जो हम मूवमेंट कराना चाह रहे हैं वो मूवमेंट हमें जो है वो मिल जाए। तो ये बेसिक टेक्निक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। वो बाद में फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन, पोस्चरल कंट्रोल को अच्छा करते हैं, अलाइनमेंट को अच्छा करते हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन दे सकते हैं, हैंड ओवर हैंड गाइडेंस और वेट बेयरिंग कराते हैं। कुछ डिफरेंट हम जो है वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं बोबाद में, ताकि पेशेंट अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे से अचीव कर सके, उसका जो है वो पोस्चर अच्छा हो सके। जैसे स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट अचीव हो। वॉकिंग एड्स दे दी जाती हैं ताकि जो पोस्चर है वो सही तरीके से मेंटेन रहे और जो है वो डिसबैलेंस ना हो पेशेंट। कुछ पोजीशनिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं ताकि जो है वो पेशेंट सही से अलाइन रहे, उसकी कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी ना पैदा हो। कुछ अडेप्टिव टूल्स दे दिए जाते हैं कि पेशेंट अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा तो वो किस तरीके से उसको मॉडिफाई करके एक्टिविटी कर ले। टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स भी यूज़ होते हैं। तो ये सारे अडेप्टिव टूल्स हैं जो कि हम पेशेंट को दे देते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी नीड के। देन वी हैव पेशेंट असेसमेंट इन एनडीटी। जैसे कि हमने कहा कि ये अप्रोच ऐसी अप्रोच है कि पेशेंट के मुताबिक डिज़ाइन की जाएगी कि पेशेंट को क्या क्या मसले हैं। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को पूछेंगे कि कौन सी उनको जो है वो न्यूरो की जो है वो कोई डिज़ीज़ हुई है या क्या उनके साथ हुआ है और क्या हिस्ट्री है, ताकि हम जो है वो एक अच्छी अप्रोच डिज़ाइन कर सकें। फिर हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे, पेशेंट का मसल टोन देखेंगे कि मसल टोन कम है या ज़्यादा है। अगर कम होगा तो नॉर्मल करेंगे, ज़्यादा होगा तो भी नॉर्मल करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, उसका गेट, बैलेंस, पोस्चर, इसको देखेंगे, उसकी कोऑर्डिनेशन कितनी है, रिफ्लेक्स कितना है, कितनी कोऑर्डिनेशन पावर है उसके अंदर, क्या चीज़ें वो सीख सकता है, क्या उसका मूवमेंट पैटर्न है, कौन सी चीज़ें ख़राब है, कौन सी सही है। तो ये सारी एक असेसमेंट होगी ताकि हम अच्छा जो है वो गोल सेटिंग कर सकें। फिर हम गोल सेटिंग करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको पेश आ रही हैं, गलत हैं चीज़ें, क्या चीज़ें सही करनी है, और फिर अपने एक अच्छे से जो है वो प्लानिंग बना लेंगे, थेरेप्यूटिक प्लानिंग एंड इंटरवेंशन बना लेंगे पेशेंट के मुताबिक। अब हम इसको देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट के ऊपर इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करके। जब हमारे पास पेशेंट आएगा सेरिब्रल पाल्सी का, तो हम उसमें देखेंगे, पूरी असेसमेंट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या उसको चैलेंजेस फेस आ रहे हैं। वो है एबनॉर्मल मसल टोन। जो मसल टोन होती है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है, कुछ जगह स्पेस्टिक हो जाती है, कुछ जगह जो है वो डिफरेंट ज़्यादा या कम हो जाती है। तो उसकी मसल टोन को देखेंगे
हमें पता चल जाएगा कि इसकी मसल टोन में मसला है, इसका जो पोस्चर है वो इम्पेयर्ड है, कुछ मूवमेंट्स एबनॉर्मल हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के डिफेक्ट्स हैं। तो ये क्या हो गया, हमने असेस कर लिया ये चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, ऐसी जो है वो टेक्निक्स यूज़ करेंगे बोबात की कि ताकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये सही हो सकें। तो सबसे पहले हम फैसिलिटेशन टेक्निक यूज़ करेंगे कि पेशेंट को मैनुअल गाइडेंस देंगे। मूवमेंट अगर हमने कोई अचीव करानी है तो हम उसको सही मूवमेंट के बारे में बताएंगे कि ऐसे करनी है आपने। उसको टैपिंग और कोई स्ट्रेच दे सकते हैं ताकि अगर उसके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो थोड़े से वो एक्टिवेशन में चले जाए मसल्स, एंड देन उससे खुद वो वाली एक्टिव मूवमेंट्स करवा के देखेंगे। उसको बार बार रेपिटेशन करेंगे ताकि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो। तो ये हमने फैसिलिटेट किया उसको मूवमेंट को। अवॉइड करेंगे कि कोई कंपनसेटरी कोई एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो। और इनहिबिट क्या करेंगे, इनहिबिट टेक्निक्स में क्या होगा, अगर कोई मसल टोन एबनॉर्मल है तो मसल टोन को जो है वो क्या करेंगे, ख़राब मसल टोन है तो उसको इनहिबिट करेंगे, उसको जो है वो रिमूव करेंगे और उसको नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है मसल्स, टोन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हम इस सस्टेन प्रेशर देके उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। पेशेंट की पोजिशनिंग अच्छी करेंगे ताकि कोई उसको बेड सोर्स ना हो, कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। उसको सपोर्ट एंड अलाइनमेंट देंगे ताकि उसका पोस्चर सही रहे। तो ये हमारे पास फैसिलिटेशन टेक्निक्स हैं एंड ये हमारे पास इनहिबिशन टेक्निक्स हैं। फिर है पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस ट्रेनिंग। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में जिस तरह बैलेंस सही नहीं होता तो उसमें हम पेशेंट को सिखाएंगे कि किस तरह आपने वेट शिफ्टिंग करनी है, किस तरह आपका ट्रंक कंट्रोल बेहतर होगा। कोई उनको व्हील चेयर असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह दे देंगे अगर उसकी नीड है। फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि जो उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं तो वो उसको सिखाएंगे, जैसे रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, ताकि जो है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए पेशेंट, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना हो किसी दूसरे पे। इंगेजिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो नॉर्मल चीज़ें हम अचीव कर लेंगे उनको बार बार रिपीट करेंगे ताकि पेशेंट सीख ले वो वाली चीज़ें। एंड दिस इज़ द इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, कि ये जो है पेशेंट के मुताबिक बनेगी, जो जो चीज़ें उसको फेस आ रही हैं, जब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर दोबारा असेस किया जाएगा अब कौन सी चीज़ें जिनको एड्रेस करना है और फिर उसको इस तरीके से ठीक की जाएगी। तो इसमें फोकस यही होता है, फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक्स दी जाएंगी ताकि मूवमेंट पैटर्न्स अच्छे हों, बैलेंस कंट्रोल अच्छा हो, पोस्चरल अच्छा हो एंड फंक्शनल मूवमेंट्स हमारे पास अचीव हो जाए। तो इसके बेनिफिट्स भी यही हैं कि जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइज करेंगे, मसल टोन को ज़्यादा है या कम है उसको नॉर्मल की तरफ लाएंगे। जो मोटर कंट्रोल है पेशेंट का वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पेशेंट को मूवमेंट्स ईजियर करके सिखाएंगे कि इसको ऐसे कर सकते हैं। अचीव मैक्सिमम पोटेंशियल जितना पेशेंट कर पाता है उतना तो उसको काबिल कर देंगे कि वो कर ले। इम्प्रूव करेंगे उसके पोस्चर को, क्योंकि अगर पोस्चर अच्छा होगा तभी मूवमेंट्स अच्छी होंगी। इसकी स्पेस्टिसिटी को डिक्रीज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे उसकी एबिलिटीज़ विद एवरीडे एक्टिविटीज़, यानी कि उसकी जो है वो फंक्शनल मूवमेंट्स उसकी अचीव करेंगे एंड इंक्रीज़ इंडिपेंडेंस ताकि वो अपने बेसिक काम खुद कर सके। देन वी हैव लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, कि बोबात अप्रोच की क्या क्या जो है वो थोड़ी लिमिटेशंस हैं। तो पहली चीज़ ये कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इस अप्रोच के बारे में एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे पास। सेकंड इज़ टाइम इंटेंसिव, क्योंकि क्या है पूरी एक्टिव अप्रोच है कि पेशेंट खुद कर रहा होगा, तो अब पेशेंट के अंदर ब्रेन की इंजरी आई है तो ब्रेन को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब हम पेशेंट को खुद ये चीज़ें सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो वो उसको अडेप्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑल कंडीशंस, हर कंडीशन के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती हैं। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं कि अब नॉर्मल मूवमेंट्स को नॉर्मल की तरफ ला रहे हैं। अब ऐसा कोई पेशेंट है जो बिल्कुल ही फ्लैसिड है कि उसके अंदर कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो फिर तो हम इस अप्रोच को नहीं यूज़ कर सकते। फिर तो हमें रोड्स अप्रोच या बर्नस्टॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा कि पहले कोई मूवमेंट तो डेवलप की जाए फिर उसको करेक्ट किया जाएगा। और इसका बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस ऑन नॉर्मल टोन, के बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल टोन के बारे में जो है वो एड्रेस करती है, बाकी जो चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए उसको थोड़ा सा ये निगलेक्ट कर देती है। अब हम कुछ इसकी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोजीशनिंग, कि पेशेंट की नॉर्मल
पोजीशन अचीव की जाए, पोजीशनिंग अच्छी की जाए ताकि पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मल टोन डेवलप ना हो, कोई सिनर्जिस्ट पैटर्न्स ना डेवलप हो। जैसे हमें पता है कि स्ट्रोक पेशेंट के अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मल लिम्ब साइनर्जीज बन जाती हैं, जिसकी वजह से मसल्स बहुत स्पेस्टिक हो जाते हैं, टोन डिफरेंट हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है पेशेंट की। तो पोजीशनिंग अच्छी करेंगे ताकि ये ना डेवलप हो, और जो एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस या एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ रहे हैं उनको इनहिबिट करेंगे ताकि पोस्चर डिस्टर्ब ना हो। जैसे ATNR रिफ्लेक्सेस वगैरह अगर डेवलप हो गए तो पोस्चर्स थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो उनको प्रिवेंट करेंगे। फैसिलिटेशन करेंगे नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न की जो कि सिमिलर होंगे उसके डेली लिविंग से, और पोस्चर कंट्रोल बैलेंस अच्छा करेंगे। और पीठ में हम देखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इनिशियल असेसमेंट करेंगे। हमारा गोल ये होगा कि हमने उस पेशेंट की टोन बेहतर करनी है, पोस्चर अच्छा करना है और मूवमेंट पैटर्न अच्छा उसको जो है वो अचीव करना है। तो ये अपने माइंड में गोल, ये प्रिंसिपल ले के हम फिर उसका असेसमेंट करेंगे, उसका देखेंगे कि स्पेस्टिसिटी है या नहीं है, पोस्चरल कंट्रोल कैसा है, किस लेवल का है, मूवमेंट्स जो है वो एबनॉर्मल आ रही हैं तो कौन कौन सी एबनॉर्मल मूवमेंट आ रही हैं, और देन उनको एड्रेस करेंगे, उनकी जो है वो डिफरेंट इंटरवेंशंस करेंगे। जैसे अगर जो है वो एबनॉर्मल जो है वो हमारे पास टोन हो रही है, मसल टोन हो रही है, ये एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं, तो सही से पोजिशनिंग करेंगे ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह ना बने। पोजीशनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि पोजीशनिंग प्रिवेंट करती है कि एबनॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, डिफॉर्मिटीज़ ना बने। पेशेंट की जो अफेक्टेड साइड है उसमें भी अवेयरनेस रहे, जो अफेक्टेड साइड है वो भी सही होने की सही हो जाए जल्दी से, और जो नॉर्मल पैटर्न्स हैं वो अचीव हो सके और पेशेंट भी कंफर्टेबल और सही रहे। तो पहली चीज़ यही है कि पोजीशनिंग अच्छी करेंगे ताकि जो स्पेस्टिसिटी है वो रिड्यूस हो, कोई सिनर्जिस्ट मूवमेंट्स ना बने, कोई एबनॉर्मल रिफ्लेक्स एक्टिविटी पेशेंट के अंदर ना आए। तो पोजीशनिंग ही इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं ग्लोबल रूम ओरिएंटेशन पोजीशन, इसमें क्या है कि पेशेंट का अगर ये वाली साइड पैरालाइज्ड है तो उसी साइड पे क्या है चीज़ें रखी हुई है ताकि वो अपना वहाँ उसकी आइज़ जाएं और जो है वो ये वहाँ भी कुछ लेने के लिए मूव करे। तो ये नहीं है कि अगर इस साइड पे हुआ है तो हम इस साइड को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दें और सारी ही चीज़ें इस साइड से कराएं, इस साइड से भी चीज़ें कराएंगे। यानी जैसे इन सब में यही शो हो रहा है कि जिस साइड का हुआ है ब्रेन इंजरी उसी साइड पे भी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि पेशेंट वहाँ पे देखे, वहाँ पे मूव करे। पोजीशनिंग में अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो हम उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे कि जो प्रेशर एरियाज़ हैं जहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं वहाँ पे पिलो रख देंगे ताकि पेशेंट में ना हो। हर 2 घंटे बाद, हर 2 आवर्स के बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे ताकि मसल की सर्कुलेशन अच्छी हो, कोई कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो और जैसे हमारे पास शोल्डर डिप्रेस्ड ना हो। और एक नॉर्मली ये चीज़ होती है ना कि जो अफेक्टेड साइड है, जिस साइड की पैरालिसिस हुई है उस साइड पे नहीं लिटाया जाता है, तो ऐसा हमने नहीं करना, हमने दोनों तरफ लिटाना है। साइड लाइन पोजीशन में जो हेमीप्लेजिक साइड है उस साइड की तरफ भी लिटाना है। बस जो है वो बैक सपोर्टेड हो, लेग सपोर्टेड हो, हैंड सपोर्टेड हो, और जो नॉन हेमीप्लेजिक साइड है जिस पे नहीं हुआ उस वाली साइड की तरफ भी जो वो लिटाना है प्रॉपर पोजीशन करके। पोजीशनिंग के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न है उसको अचीव किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए उसको कि नॉर्मल हमारे पास जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव करें। हम सिंपल मूवमेंट्स पहले तो कराएंगे, हम रोलिंग, सिटिंग, रीचिंग, और फिर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स की तरफ जो है वो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल मूवमेंट्स जो है वो कराएंगे पेशेंट से, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन। थर्ड इज़ इम्प्रूविंग पोस्चरल कंट्रोल, बैलेंस एंड ट्रांसफ़र ट्रेनिंग। पेशेंट का जो है वो बैलेंस ट्रेनिंग करेंगे, उसको किस तरह उठ के सिटिंग है तो उसको सिटिंग बैलेंस कैसे बेहतर करना है, सिटिंग से स्टैंडिंग बैलेंस कैसे बेहतर करना है, उसकी प्रॉप्रियोसेप्टिव फीडबैक और अवेयरनेस अच्छी करनी है, और जो वो वेट शिफ्टिंग उसको सिखानी है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे सिटिंग पोजीशन है इसका, तो पहले तो इसकी सिटिंग बेहतर की जाएगी कि सिटिंग के वक्त पोस्चर इसका सही हो और ये कोऑर्डिनेटेड जो है वो मूवमेंट्स कर रहा हो, कि अगर जोन से इसकी साइड इन्वॉल्व है उसको भी ये यूज़ करे ताकि इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्चर बढ़ने के चांसेस ना हो।
ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि पेशेंट का एक हाथ क्या है सही है, दूसरा हाथ क्या है, दूसरा हेमीप्लेजिक है यानी कि थोड़ा वीक है। तो पेशेंट खुद क्या करेगा कि अपने एक हाथ से दूसरे अपने वीकर हैंड को पकड़ के एक्टिविटीज़ कराएगा, आगे जाएगा, साइड पे होगा, इस साइड पे होगा और रोटेशन करेगा ताकि उसके जो मसल्स हैं उनकी टोन बेहतर हो, उसका मसल कंट्रोल आए, मसल स्ट्रेंथनिंग हो। तो इस तरीके से पेशेंट को खुद सिखाएंगे कि आप अपना दूसरा हाथ यूज़ करके, सही वाला हाथ यूज़ करके अपने अफेक्टेड साइड के ऊपर मूवमेंट्स कराएं। ऐसे पोस्चर जो है वो पोस्चर की वेट शिफ्टिंग वगैरह सिखाई जाएगी। फिर मज़ीद सिटिंग के बाद स्टैंडिंग की चीज़ें सिखाई जाएंगी। स्टैंडिंग के बाद जो है वो जो उसको नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न्स में मसला होगा वो सिखाया जाएगा। तो पेशेंट में यही होगा, पोजीशनिंग बहुत अच्छी जो है वो करेंगे पेशेंट की, एंड देन पेशेंट को नॉर्मल मूवमेंट सिखाएंगे कि अपने वो खुद दूसरे हाथ से ऐसी मूवमेंट करे जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, पोस्चर अच्छा हो। वो बात अप्रोच पीड्स में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे की एज क्या है, कौन सी कंडीशन है उसको, और क्या उसका मोटिवेशन लेवल है, क्या वो चीज़ अचीव कर सकता है। जो हमारा पेशेंट होगा, बच्चा होगा, उसकी असेसमेंट करेंगे पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट की कि कौन से बच्चे के पैटर्न्स ख़राब हैं, उसका क्या एज है, क्या चीज़ें उसको अचीव कर लेनी चाहिए थी, क्या उसके जो है वो माइलस्टोन्स हैं जो कि उसने अचीव नहीं किए, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है, क्या कैसा उसका पोस्चर है, ये सारी चीज़ें एग्जामिन करेंगे हम। जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि बच्चे ने स्टैंडिंग प्रॉपर्ली नहीं की, तो हमने कैसी अप्रोच बनाई कि उसका इंटरेस्ट देखते हुए, उसकी एज देखते हुए कि जैसे इस बच्चे को ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट होगा तो उसको वही चीज़ें, वही एक्टिविटीज़ कराएं और साथ ही साथ उसको खड़ा किया जा रहा है ताकि उसके मसल्स जो हैं वो बेहतर हों। तो ये ऐसी अप्रोच है जो कि पेशेंट की एज, इंटरेस्ट और जो चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको देख के बनाई जाती हैं। और इसमें भी बच्चा क्या है, बहुत छोटा है तो उसके मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। जैसे उसको कलर्स में इंटरेस्ट है तो वो वाली चीज़ें यूज़ करके इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, ये होलिस्टिक अप्रोच है और पोस्चर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसका एम्फेसिस है। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।